नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, कोरोना अपडेट्स, देश दुनिया की बातें और साथ ही साथ बातों की बाजार और कारोबार की। तो आइए शुरू करते हैं बुलेटिन का आज का सफर। राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। गहलोत ने राज्यपाल से सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की, जिसे राज्यपाल ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। गहलोत ने चेतावनी दी है कि अगर राजभवन जनता ने घेर लिया तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के दबाव में आकर सत्र नहीं बुला रहे हैं। सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले में दिए यथास्थिति के आदेश दिए हैं, यानी फिलहाल विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हालांकि अभी यह अंतिम फैसला नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इधर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में परिस्थितियां बनती हैं तो सचिन पायलट भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बगावत की है। देश में ऐसा इतिहास रहा है, जिनके पास कम विधायक रहे हैं वो मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कहा कि हालांकि बीजेपी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी तक राजस्थान में राजनीतिक हालात साफ नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। पूर्व सांसद और विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के फैसलों में बड़ी भूमिका निभा रहे वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के साथ अपना पुराना फोटो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके साथ दुर्व्यवहार से कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा है। उन्होंने कहा कि उन नेताओं को कुछ और जिम्मेदारी देनी चाहिए जो 30-35 वर्षों से कुर्सियों पर जमे हुए हैं और जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। उन्होंने टीएमसी के संगठन में बड़ा फेरबदल भी किया है। संगठन में युवा चेहरों को जगह देने के साथ ही महुआ मोइत्रा को अहम भूमिका सौंपी गई है। बीजेपी की चुनौतियों से पार पाने के लिए पूर्व नक्सली छत्रधर महतो को पार्टी संगठन में जगह दी है। इसके अलावा 7 सदस्यीय एक कोर कमेटी गठित कर युवा और नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी सरकार अपने कुछ शानदार कामों का जश्न मनाएगी। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान हुआ था। साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून भी लागू किया था। अब बीजेपी इन 2 बड़े कानूनी बदलावों का जश्न मनाने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों और इंचार्जों को चिट्ठी लिखी है। सभी राज्य प्रमुखों से विशेष कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है। कोरोना संकट के बीच 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गृह मंत्रालय ने 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में सभी राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग के समारोह में निर्देश दिए गए हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह सुबह 9 बजे के बाद मनाया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मेहमानों की भीड़ नहीं होगी, न ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। एक दिन में देश में कोरोना वायरस के 49,310 नए केसेस आए हैं। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज़्यादा मामले हैं। इन नए मामलों के साथ अब देश में कुल कोरोना वायरस के मामलों का जो संख्या है वो आंकड़ा बढ़कर 12,87,945 हो गया है। कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना की वजह से 740 लोगों की जान गई है। अब तक कुल 30,601 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बाबरी विध्वंस केस में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज अपना बयान दर्ज कराया।
सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई के लिए लालकृष्ण आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। मुरली मनोहर जोशी ने कल अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में बीजेपी के कई नेता आरोपी हैं। इससे पहले यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, बीजेपी नेता उमा भारती का बयान दर्ज हो चुके हैं। सभी 32 आरोपियों का बयान दर्ज होने के बाद उन्हें अपनी सफाई और साक्ष्य पेश करने का मौका दिया जाएगा। अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर भूमि पूजन का रास्ता अब साफ हो गया है। राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले ने याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या में भूमि पूजन के खिलाफ याचिका में गोखले ने भूमि पूजन को अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया था। भूमि पूजन में 300 लोग इकट्ठा होंगे, जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा। पांच दिन की तेजी के बाद बाजार आज सुस्ती के साथ बंद हुए हैं। बैंकिंग और एनबीएफसीज में बिकवाली बाजार पर भारी पड़ी है। अंत में सेंसेक्स 12 और निफ्टी 21 अंक कमजोर होकर बंद हुए। गिरावट के बावजूद निफ्टी 11,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद निफ्टी बैंक 550 अंक लुढ़का है। सुस्त बाजार में सबसे ज्यादा पिटाई हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, एसबीआई और गेल की हुई है, जबकि रिलायंस, एचसीएल, टेक महिंद्रा और सन फार्मा ने बाजार को सहारा दिया। सरकारी बैंकों की आज जमकर धुलाई हुई। एसबीआई के अलावा यूको बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया टूटे। मेटल शेयर भी आज पिघले, लेकिन आईटी शेयरों ने कल का हिसाब आज चुकता किया। आईटी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील ने पहली तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कंपनी को जून तिमाही में 561 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पिछले साल इसी तिमाही में जेएसडब्ल्यू स्टील ने 1028 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी की कुल आय 40% से ज्यादा गिरी है और ये साल दर साल 11,914 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी का कहना है कि उसके कारोबार पर कोरोना का बेहद बुरा असर पड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज शानदार रिकॉर्ड बनाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इस मुकाम को हासिल करने वाली आरआईएल पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इसमें कंपनी की फुली पेड शेयर और पार्टली पेड शेयर दोनों शामिल है। मार्केट कैप के लिहाज से दूसरी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी टीसीएस है। रिलायंस का मार्केट कैप टीसीएस से 75% ज्यादा है। लगातार 3 दिन नया रिकॉर्ड बनाने के बाद आज सोने में सुस्ती है, लेकिन एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब ही कारोबार करता नजर आया। आज एमसीएक्स पर सोने ने 51,184 की नई ऊंचाई को, नए रिकॉर्ड को बनाया है। अमेरिका, चीन में तनाव, ग्लोबल लिक्विडिटी और डॉलर में कमजोरी से सोने में निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। चांदी में ऊपरी स्तर पर हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड तेजी का ही रहा। चांदी अब भी 60,000 के ऊपर बनी हुई है। कृषि मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक फसल की कटाई के बाद होने वाले कामों के लिए सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाएगा। कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी सरकार कर्ज देगी। कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप को भी सस्ता कर्ज मिलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश को 12,800 करोड़ रुपए, राजस्थान को 9,015 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 8,460 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश 7,440 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिलेंगे। विस्तारा एयरलाइंस को एयरबस के हैम्बर्ग कारखाने से पहला A321 नियो विमान मिल गया है। इसका इस्तेमाल छोटी और मध्यम दूरी की 7 घंटे तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हो सकता है। विस्तारा इस विमान की डिलीवरी लेने वाली दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। यह ऐसा विमान है जिसमें तमाम लग्जरी सुविधाएं हैं। इस विमान में 3 कैटेगरीज के केबिन हैं और कुल 188 सीटें हैं। 12 बिजनेस क्लास, 24 प्रीमियम इकॉनमी और 152 इकॉनमी क्लास की सीटें इसमें मौजूद हैं।
ऑनलाइन सामान बेच रही कंपनियों को यह बताना होगा कि बिकने वाला सामान किस देश में बना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या इसके लिए कानून में बदलाव किया जा सकता है। कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे ग्राहक को उस सामान की पूरी जानकारी मिल सकेगी और यह तय हो पाएगा कि वो उस सामान को खरीदना चाहता है या नहीं। हालांकि ज़्यादातर सामानों पर लिखा होता है कि वो कहाँ बने हैं, लेकिन मौजूदा कानून के मुताबिक ऐसा करना अब ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 गाड़ियों की बिक्री को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसी गाड़ियों को वापस लेने का आदेश क्यों जारी करें। कार मैन्युफैक्चरिंग को इसकी डेडलाइन पता थी तो उन्हें इसको वापस लेना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को होगी। BS6 गाड़ियों की बिक्री की शुरुआत और BS4 गाड़ियों की बिक्री पर रोक के बारे में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बारे में ब्यौरा देने के लिए सरकार को और समय दिया है। सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई तेज कर दी है। चैटर बॉक्स नाम की डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी के CEO प्रणय स्वरूप, उनकी पत्नी जूली और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैशन ब्लॉगर अंकिता अरोड़ा को सम्मन भेजा गया है। आज प्रणय स्वरूप को क्राइम ब्रांच बुलाकर उनका बयान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कई PR कंपनियां बॉलीवुड सितारों, बड़ी हस्तियों को फर्जी फॉलोअर्स उपलब्ध कराते हैं। महाराष्ट्र पुलिस मामले की जांच करेगी। और आइए देश और दुनिया की खबरों को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब संजीत हत्याकांड से बवंडर मचा हुआ है। 1 महीने पहले किडनैप हुए संजीत की फिरौती लेने के बाद भी हत्या कर दी गई। इस हत्या से यूपी पुलिस एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हो गई है। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही किडनैपर्स को 30 लाख की फिरौती दी गई, लेकिन किडनैपर्स शिकंजा कसने से पहले ही रकम लेकर फरार हो गए। कानपुर में बढ़ते अपराधों से नाराज CM योगी आदित्यनाथ ने DM, ASP समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस बिकरू कांड के आरोपियों पर शिकंजा कसती जा रही है। उत्तर प्रदेश STF ने बिकरू कांड के आरोपी शिवम दुबे को गिरफ्तार किया है। शिवम दुबे विकास दुबे का काफी करीबी था। विकास ने ही शिवम दुबे को एक फैक्ट्री में काम पर लगवाया था, जिसे STF ने कल रात चौबेपुर से गिरफ्तार किया। शिवम को कल रात चौबेपुर पुलिस स्टेशन के पास गादी साबुन कारखाने से गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद एनकाउंटर मामले की जांच कर रही जस्टिस सिरपुरकर जांच कमेटी को और 6 महीने का वक्त दिया गया है। सिरपुरकर जांच कमेटी ने जांच पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कोरोना के दौरान आई दिक्कत का हवाला दिया। कमेटी का कार्यकाल अगस्त में पूरा हो रहा था। पिछले साल 2019 में दिसंबर में हुए इस एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति 6 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का इस समिति को निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और हालात ये है कि इसकी जद में अब खुद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह आ गए हैं। कल उनकी तबीयत खराब होने के बाद कोरोना टेस्ट कराया गया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो लखनऊ में ही हैं और अपने आवास में ही होम क्वारंटाइन हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द स्वस्थ होकर लौट आऊंगा। देश के कई हिस्सों में इन दिनों लगातार बारिश जारी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल असम और बिहार का है। बाढ़ के चलते असम में अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। बिहार में हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। असम के करीब 17 और बिहार के करीब 9 जिले बड़ी नदियां जो है यहाँ खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही हैं। बिहार में 1 जून से अब तक औसत 52% से ज़्यादा बारिश हुई है। फैंटेसी ड्रामा ब्रह्मास्त्र की शूटिंग अक्टूबर से दोबारा शुरू हो सकती है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने फिल्म के 26 दिन के बाकी शेड्यूल को 2 शिफ्ट में शुरू करने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को 2-2 शिफ्ट में शूटिंग करनी पड़ सकती है।
बता दें कि ब्रह्मास्त्र एक फैंटेसी ट्रायलॉजी है जिसमें 3 फिल्में बनेंगी। पहले पार्ट की शूटिंग लॉकडाउन के कारण मार्च से ही रुकी हुई है। कोरोना वायरस महामारी का असर साल 2009 में आई सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म अवतार के सीक्वल समेत अन्य कई फिल्मों के सीक्वल की रिलीज पर भी पड़ने जा रहा है। डिज्नी स्टूडियो ने अवतार और स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों के सीक्वल को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही स्टूडियो ने मुलान जैसे बड़े बजट की फिल्म की रिलीज को भी अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। अवतार 2 अब दिसंबर 2021 की बजाय दिसंबर 2022 में रिलीज होगी। वहीं स्टार वॉर्स का 10वां सीक्वल दिसंबर 2022 की जगह दिसंबर 2023 में आएगा। लॉकडाउन में हजारों प्रवासियों के लिए सहारा बन चुके अभिनेता सोनू सूद ने किर्गिस्तान के 135 छात्रों को वतन वापसी कराई है। स्पाइसजेट एयरलाइंस के विशेष विमान से 135 छात्रों को वापस भारत लाया गया। ये सभी मेडिकल स्टूडेंट्स वाराणसी के रहने वाले थे। ये सारे छात्र वहां मार्च महीने से ही फंसे हुए थे। ट्विटर पर इन छात्रों ने भारत सरकार, एम्बेसी और सोनू सूद से मदद मांगी थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 19 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगा और इसका फाइनल होगा 8 नवंबर को। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने आज इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आईपीएल संचालन परिषद की अगले सप्ताह बैठक होगी जिसमें इसे अंतिम रूप देने के साथ ही कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजी इसकी जानकारी दे दी है। बीसीसीआई ने हालांकि अभी यूएई सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। ये पूरा 51 दिन का आईपीएल होगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और फाइनल टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। इस वक्त दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं और ये आखिरी मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। पहला मुकाबला वेस्टइंडीज ने 4 विकेट से जीता था, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 113 रन से जीत हासिल की थी। दूसरे मैच में बेन स्टोक्स की शानदार पारी की बदौलत वेस्टइंडीज को शिकस्त दी और इस मैच में भी स्टोक्स पर सबकी नजरें हैं। अगली बार जब वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम का आमना सामना टेस्ट सीरीज में होगा तो उस सीरीज का नाम रिचर्ड बॉथम सीरीज होगा। मेजबान इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मौजूदा समय में खेली जा रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का नाम विजडन ट्रॉफी है। और दरअसल दोनों टीमों के बोर्ड ने फैसला किया है कि अब जब भी दोनों टीमें टेस्ट सीरीज में भिड़ेंगी तो सीरीज का नाम रिचर्ड बॉथम ट्रॉफी होगा। इन दिग्गजों के सम्मान में टेस्ट सीरीज के जरिए इनके खेल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बार देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए 500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। कोरोना के चलते सीधे आवेदन की छूट ने खेल मंत्रालय के सामने आवेदनों की झड़ी लगा दी है। मंत्रालय के पास रिकॉर्ड 500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। इसमें 42 खेल रत्न के लिए हैं। खेल रत्न के लिए क्रिकेटर रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, अपूर्वी चंदेला, अंकुर मित्तल, अंजुम मैदगिल, अमित पंघाल, मनोज कुमार, हिमा दास ने भी दावा ठोका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में शामिल होने की मंजूरी दे दी है क्योंकि मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आया है। पाकिस्तान की टीम मौजूदा समय में इंग्लैंड में है और वहां वो प्रैक्टिस मैच खेल रही है क्योंकि अगस्त में दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैच, 3 T20 मैच खेलने हैं। सीरीज का पहला टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में 5 अगस्त को खेला जाना है। आज का बुलेटिन, इजाजत दें, नमस्कार।